23 को खबर है 32,000 कार्डधारियों को नहीं मिल रहा दिसंबर का खाद्यान्न। ये अखबारों में जो खबर छपती है उसका आप लोग संज्ञान लेते हैं? लेते हैं? ये खबर छपी थी, ये आप लोगों के संज्ञान में है? नहीं, इसमें जैसे खबर में दिया गया है, क्या कहते हैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीएसओ कौन है? आप हैं। इसमें आपका पक्ष छापा गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रधान मांझी ने कहा कि दिसंबर महीने के खाद्यान्न का डिमांड भेजा गया है। यह पूरे राज्य का मामला है। अगस्त महीने का आवंटन आहार पोर्टल पर शून्य अंकित था। इस कारण पीएमजीकेवाई के राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं मिल पाया है। क्या अभी तक नहीं मिला है? किस महीने का? ये विभाग से कोई जवाब नहीं आया? तो ये राशन नहीं आने से कितने लाभुक राशन से वंचित रह गए? ये तो इसमें कोई शिकायत आपके पास नहीं आई? राशन नहीं मिलने से शिकायत नहीं आई? नहीं, हमको ये बताइए एससी साहब कि ये जो अनाज नहीं मिला, आपने पत्र लिखा, अब लाभुक को अनाज नहीं मिल रहा है, एनएफएसए का मूल उद्देश्य क्या है कि सबको खाद्यान्न मिले, तो अब इसमें लाभुक की क्या गलती है? अगर मान लीजिए कि किसी की राशन के अभाव में किसी के यहाँ अनहोनी हो जाए, एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए जिला प्रशासन सिर्फ पत्र लिख दे ये पर्याप्त है या इसके अलावा भी आपने कोई पहल की? नहीं, आप दिए हैं। इस चीज की एक सामान्य शिकायत ये है कि आकस्मिक खाद्यान्न योजना की जानकारी, ये अच्छी बात है कि आपको इस बात की जानकारी है और आपने मुखिया को जानकारी दी है, लेकिन जितने जिलों में मैंने कार्यक्रम किया है, अधिकतर जिलों में इस बात की शिकायत आई है कि मुखिया को इस आशय की जानकारी नहीं है कि आकस्मिक खाद्यान्न योजना करके भी कोई योजना है और उसमें उनको क्या करना है, उनके क्या अधिकार हैं, कैसे उस राशि का इस्तेमाल करना है, इस आशय की जानकारी है? क्या है आकस्मिक खाद्यान्न योजना? क्या है, पहले आपसे हम समझना चाहते हैं क्या है। नहीं, तो इसमें हम जानना ये चाह रहे हैं कि राशन जिस काल में नहीं मिला, उस काल में क्या जिले से कोई ऐसी शिकायत आई कि किसी को राशन का अभाव है, कोई राशन के अभाव में ये, या आकस्मिक खाद्यान्न निधि का किसी ने इस्तेमाल किया, किसी मुखिया ने इस्तेमाल किया उस निधि का? इस्तेमाल किया सर, कोविड पीरियड में इस्तेमाल किया सर। नहीं, ये कोविड की ये नहीं, ये खबर तो अभी दिसंबर की है, हम कोविड काल की बात नहीं कर रहे हैं। ये खबर तो इस लास्ट जो गुजरा दिसंबर है उसकी बात है, तो उस समय तो कोविड का असर था नहीं। हम इस काल की बात कर रहे हैं कि देखिए, हम स्पष्ट शब्दों में ये कहें
कि प्रशासनिक दिक्कत और लापरवाही अपनी जगह है, आपकी दिक्कतें अपनी जगह है, लेकिन लाभुक को आयोग की दिक्कत, अधिकारी की दिक्कत से मतलब नहीं है। लाभुक को मतलब इस बात से है कि उसको अनाज समय पर मिला या नहीं मिला, या जितना मिलना था उतना मिला कि नहीं मिला। ये तो अब आपकी दिक्कत हम समझ सकते हैं कि अनाज पीछे से नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इस बात का प्रचार प्रसार हो कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी लाभुक अन्न का संकट का सामना न करे और आकस्मिक निधि का इस्तेमाल हो। जैसे आपने आकस्मिक खाद्यान्न निधि के बारे में बताया, तो आपने ये कहा कि किसी भी योजना से आच्छादित न हो ऐसे लाभुक को दिया जा सकता है, लेकिन विषय ये है कि अगर वो किसी योजना से आच्छादित है और योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या होगा? उनको एनएफएसए का खाद्यान्न मिला सर। एनएफएसए का खाद्यान्न के लिए तो लाभुक है, राशन कार्ड है, तो एक तकनीकी तौर पर आपकी भाषा में वो तो एनएफएसए आच्छादित है ना, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको इस विषय पर स्पष्टता है? उसको मिलना था सर, मिलना चाहिए सर। एनएफएसए को खाद्यान्न मिला, पीएमजेकेवाई का खाद्यान्न उसको नहीं मिला सर। नहीं मिला। हम ये कर रहे हैं कि जैसे आपने, हम सवाल काउंटर इसलिए कर रहे हैं, जैसे आपने ये कहा कि वो किसी भी योजना से आच्छादित अगर नहीं है तो उसको ये लाभ मिलेगा। यहां पर हम आपको करेक्शन ये करना चाह रहे हैं कि अगर वो आच्छादित है तो भी उसको आकस्मिक खाद्यान्न निधि का लाभ दिया जा सकता है विषम परिस्थिति में। तो इस बात की जानकारी मुखिया को दें कि किसी भी परिस्थिति में ये स्थिति का निर्माण न हो कि खाद्यान्न संकट में कोई अनहोनी हो जाए जो इस समाज के लिए एक धब्बा बाद में साबित हो। इस बात के प्रति थोड़ा सचेत रहें, और जिस तरह से अखबारों में खबर छपी है ये चिंताजनक है, और ये विभाग से भी अगर कोई आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ये और भी चिंताजनक है। एक शिकायत और आई है अब, जैसे एक किसी महिला का है कि उनकी उम्र लगभग 100 साल है और उनका अंगूठा नहीं मिल रहा है, अंगूठा नहीं मिलने के कारण उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार का कहना है कि उसकी बिना अंगूठा निशान के खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य को वृद्ध असहाय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। अब ये तो स्वाभाविक और एक सामान्य शिकायत है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि अगर 100 साल की उम्र हो गई है तो उसके अंगूठे का निशान का मिलान नहीं होगा। इस तरह की शिकायत आयोग में आना मुझे लगता है ये दुखद है। ये जिले स्तर पर ही इस तरह की चीजों का निपटारा हो जाना चाहिए, और खासकर आपके स्तर से, वीडियो के स्तर से, प्रखंड स्तर से, मुखिया के माध्यम से या सामान्य अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ये सामाजिक सुरक्षा के तहत एक नियम कायदा अपनी जगह है। हम ये नहीं करें कि नियम कायदा का आप पालन न करें, लेकिन नियम कायदे के दायरे में रहते हुए हम जो जरूरतमंद हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कि हम अपवाद स्वरूप सहयोग कर सकते हैं, जैसे 100 साल की उम्र किसी महिला की है और उसको राशन नहीं मिल रहा है, तो ये तो सिर्फ आयोग के लिए नहीं, जिले के लिए भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे आवेदन आयोग के पास नहीं आने चाहिए। ऐसे आवेदनों का निपटारा आप लोगों के स्तर से हो जाना चाहिए। ये राशन कार्ड संख्या माता जी ने लिखा है, और ये आवेदन की कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं जो आयोग को भेजा गया है। ये लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में इस तरह के आवेदन आयोग के पास आने की स्थिति न बने, क्योंकि ये बता रहे हैं कि उनकी 100 साल की उम्र है। तो ये आपको दे दिया जाएगा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
ये वही है। अच्छा, ग्रीन कार्ड में क्या इसमें ग्रीन कार्ड मेंबर लिमिट है आपका? ये डाटा जो आप लोगों ने दिया है उसकी कॉपी आप लोगों के पास है क्या? इसमें वैकेंसी इतनी है, इसकी वजह क्या है? आवेदन नहीं आ रहा है या कोई तकनीकी दिक्कत है? सर इसमें बताना चाहूंगा सर, लास्ट 10 साल में सर हमारा राष्ट्र को 15 लाख टारगेट दिए गए थे। उसमें जामताड़ा जिला को उसमें सर 35,000 टारगेट दिए गए थे। अभी जो टारगेट वृद्धि किएगा 5 लाख, इसमें हम लोग को 40,453 का टारगेट दिया गया था। और हमारे यहाँ सर बहुत सारा लाभुक जो है सर एनएफएसए के तहत आवेदन दिया है। एनएफएसए में हमारा आवेदन तो बहुत है सर, हमारा पेंडिंग है सर, और हमारा रिक्ति 0 है सर। 7,13,200 मैंने एनएफएसए में वैकेंसी नहीं है यहाँ। एनएफएसए में वैकेंसी नहीं है सर। और बहुत सर इसमें फैमिली एड का है सर, और कुछ न्यू राशन का है, तो जिसके कारण सर उन लोग उस आवेदन उन लोग का वहाँ है सर, उन लोग सुयोग्य है सर, उसको हम रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ग्रीन राशन कार्ड उन लोग को नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये सिर्फ जामताड़ा जिले में नहीं सामान्य शिकायत आती है कि कई बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास राशन कार्ड है। इस तरह की शिकायत आती है या इस तरह की कोई ड्राइव किसी भी स्तर का मैकेनिज्म आप लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की है, खासकर जहां वैकेंसी 0 है? तो वैकेंसी 0 होना तो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ गरीबों की संख्या जितनी है उतने राशन कार्ड हैं, क्योंकि बहुत अयोग्य लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड होगा। तो इस तरह से कोई विशेष प्रयास या अभियान कभी आप लोगों ने चालू किया है जिससे ये चिन्हित हो पाए कि जो अयोग्य हैं, जिनके पास पक्के मकान हैं? कई जगह से शिकायत ये आती है कि किसी को पेंशन मिल रहा है, पेंशनधारी भी राशन कार्ड लिए हुए है, या अच्छी खासी जमीन है, उसको अच्छे समृद्ध किसान हैं उनके पास भी राशन कार्ड है। सरकार के जो मापदंड हैं राशन कार्ड धारियों के लिए, उन मापदंडों का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी उनके पास राशन कार्ड है। तो खासकर जामताड़ा में जबकि आपके पास नई वैकेंसी नहीं है, तो क्या इस बात की पड़ताल की गई है कि जो अयोग्य लोग हैं उसको चिन्हित किया जाए? इनके लिए सर हम लोग अपना ग्राम सभा के माध्यम से कर रहे हैं सर, और अभी पखवाड़ा में हुआ है सर, उसमें ग्राम सभा के माध्यम से बहुत सारा आवेदन आया है सर, उसको डिलीशन करने के लिए सर। और हमारा जो अभी सरेंडर भी कर रहे हैं सर, जो अभी सर अपमर्जन मानक में आ गया सर, वो लोग सरेंडर भी कर रहे हैं सर। सरेंडर कर रहे हैं सर? तो सरेंडर कर रहे हैं तो कितने लोगों ने सरेंडर किया है? अगर सरेंडर कर रहे हैं, आपकी बात हम मान लें, तब तो वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए। हो रही सर वैकेंसी सर, वैसे उसे आप बना दे रहे हैं नया, इसीलिए नहीं सर, अभी जो कर दिया सर एनएफसी में कर दिया सर, जो भी सर वैकेंसी क्रिएट होगा सर, उसमें जो ग्रीन राशन कार्ड में जो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट है सर, ऑटोमेटिक सर आज अगर हमारा खाली हो गया सर, जो ग्रीन राशन कार्ड में है ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा सर। ऑटोमेटिक 75% सर जो उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, और 25% हम लोग को ऑप्शन देता है किसी को जोड़ने का, नाम जोड़ने का हम लोग कर देते हैं सर, लेकिन जो मैक्सिमम हमारा सर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म अपने आप डेवलप किया है सर, इसको आगे पीछे जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो लगातार है सर उसी वही जाएगा सर। अच्छा, ये पीबीटीजी का जो आप लोगों ने डाटा दिया है, पीबीटीजी का दिसंबर में आप दिखा रहे हैं 100%, जनवरी में दिखा रहे हैं 89%। ऐसा क्यों है? जनवरी में 89% क्यों है? हमारे यहाँ सर जो नारायणपुर प्रखंड सर, वहाँ पहले तो सर हम अपवाद अभी भी लोग कर रहे थे, अपवाद भी हम लोग दे रहे हैं सर, अपवाद से वहाँ नहीं, पीबीटीजी का अपवाद से, पीबीटीजी तो होम डिलीवरी है ना, वो तो डोर स्टेप डिलीवरी है, उसको होम डिलीवरी करते हैं सर, ईपोस के माध्यम से हम लोग करते हैं सर। ऑनलाइन डिलीवरी हमारा जो ऑनलाइन है सर, उसको ईपोस के माध्यम से करते हैं सर।
तो इसमें सर नारायणपुर में दिक्कत आई है। हम लोग 21 तारीख का डेट भी रखे हैं सर, वहाँ हम लोग जाके। दिक्कत आ रही है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? वो लोग का सर थंब इम्प्रेशन में दिक्कत आ रहा है सर, थंब में, तो उसको हम लोग अपवाद में दे देंगे सर उसको। ये दे रहे हैं तो क्यों? ये तो आप फरवरी के आज 20 तारीख है, ये जनवरी माह का आपने रिपोर्ट दिया है। 89% सरकार की टॉप प्रायोरिटी है पीबीटीजी। पीबीटीजी के कारण ही, उनकी टॉप प्रायोरिटी में होने के कारण ही तो डोर स्टेप डिलीवरी उनके लिए शुरू किया गया है सर। तो उसमें भी 89% है। और आप ये कह रहे हैं कि नारायणपुर में दिक्कत है या अपवाद पंजी से दे रहे हैं तो ये पंचवर्षीय योजना में आप देंगे तो फिर लाभ क्या मिलेगा? हम लोग 21 तक वो कहावत है ना कि का बरखा जब कृषि सुखाने, जब पीबीटीजी अन्न के अभाव में एक महीने गुजार देगा तो फिर राशन उसको देने का लाभ क्या है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, किसी शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं है, ये आपका डाटा खुद बोल रहा है कि जनवरी में आप लिख रहे हैं कि आवंटन आपको आया जितना आना था, वितरण आप 89% कर रहे हैं। दिसंबर में आप, इसका मतलब है कि इनको, मैं कई जिलों में जा चुका हूं, वहां इस बात का हमने विशेष उल्लेख किया है कि खासकर हर राशन कार्डधारी को, हर पीडीएस दुकानदार को ये एक सिस्टम आप इवॉल्व कीजिए कि खासकर पीबीटीजी से ही शुरू कीजिए कि उनको हर महीने की जो भी तारीख आपको सुटेबल लगता है, जिस भी तारीख में आपकी लॉजिस्टिक दिक्कतों को ध्यान में देते हुए आप उनको जब भी राशन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए महीने के 5 से 10 तारीख तक, महीने के 10 से 20 तारीख तक, महीने के 20 से 25 तारीख तक, कोई उनको एक संभावित अनुमानित तिथि बता दीजिए कि हम, ताकि वो उस समय उपलब्ध भी रहेंगे। पीबीटीजी या कोई भी लोग लाभुक उस समय उपलब्ध है या नहीं है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर अब वो महीने भर तो राशन का इंतजार नहीं कर सकता है ना सर, तो एक संभावित तिथि, अनुमानित तिथि बता दीजिए कि ये इस समय आप लोगों को राशन उपलब्ध, आप अपने हाथ में 10 दिन एडिशनल ले लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप, आयोग ये नहीं कर रहा है कि आप 5 तारीख को ही दे दीजिए, आपको जो सुटेबल लगता है, जो तिथि आपके लिए प्रैक्टिकल है वो आप निर्धारित कर लीजिए और उस निर्धारित तिथि तक ये जाए। लेकिन ये आयोग कतई स्वीकार नहीं कर सकता है कि आप जनवरी का राशन अब तक नहीं दे पाए हैं और आप तर्क दे रहे हैं कि अपवादबंदी से दिया जा रहा है या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, तकनीक लोगों की सुविधा के लिए आया है, तकनीक को माध्यम बना के लोगों के लिए असुविधा आप न खड़ा करें कि ई पॉस मशीन काम नहीं कर रहा है, ये नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ये दिक्कत होगी, लेकिन उसका समाधान क्या है? हम समस्या चर्चा करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम जब तक समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, समस्या है, उसी समस्या के बीच हमको समाधान भी तो निकालना है। क्योंकि ये देखिए, आप लोग अधिकारी हैं, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमने आयोग के स्थापना दिवस पे भी ये कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाती हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। एनएफएसए आखिर किसके लिए है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आखिर बनाया किसके लिए गया है? इसके मूल में जाइएगा तो आपको, और ऐसा नहीं है कि ये समझ आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को भी समझ है। ये समाज के जो सबसे पिछड़ा तबका है, एनएफएसए तो उसके लिए है ना। तो आप लोग जब तक सरकार के नियम कायदे या आयोग के आदेश या सरकार के ऑर्डर तक खुद को सीमित न रखें, आप ये समझें कि एनएफएसए को लागू करना आपकी आधिकारिक के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारी भी है। इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। क्योंकि ये, अगर आप समाज के अंतिम व्यक्ति के काम नहीं आ पाए तो शासन प्रशासन के प्रति लोगों में क्या सम्मान बचेगा? जो मान लीजिए कि संघर्ष करने की स्थिति में है, जो अपने स्तर से समाधान निकाल सकता है, थोड़ी देर के लिए ये माने कि अगर उसको दिक्कत आती है तो वो अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तभी तो सरकार उनके साथ खड़ी है,
राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको योजनाएं दे रही हैं। लेकिन ये योजनाएं अगर कागजों में सिमट कर रह जाए तो इसका लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा। और आप लोग भी इसी समाज के हैं, आप आज सेवा कर रहे हैं, कल आप भी सेवानिवृत्त होंगे, और जब सेवानिवृत्त होने के बाद इस समाज में आएंगे, जो समाज कुपोषित है, जो समाज अनाज के अभाव में जी रही है, तो ऐसे समाज में क्या आप बैठ पाएंगे? क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? आपको ये लगेगा नहीं कि आपको आप अपराध बोध होगा, आपको कुंठा होगी कि जब जिम्मेवारी मिली थी तो शायद अगर हम बेहतर कर पाते तो आज स्थिति नहीं होती। तो हम बार बार ये कहते हैं, आप लोगों को भी कह रहे हैं कि सिर्फ काम करने के लिए कि नहीं हमको ऑर्डर आया, हमने कंप्लायंस कर दिया, हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिख दी, हमने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दी, हमने विभाग को लिख दिया, हमने आयोग को जवाब दे दिया, इतने मात्र से आपकी हो सकता है कि प्रशासनिक जिम्मेवारी खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपकी सामाजिक जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि समाज के ऐसे तबके को देखना जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। उसके लिए आप लोग से मेरा आग्रह है कि आयोग को कोई दंडात्मक कार्रवाई न करनी पड़े, क्योंकि दंड से समाधान निकल जाएगा ऐसा आयोग नहीं मानता है। ये हम आपको एक दंड दे भी देंगे तो उस दंड से लाभुक का पेट नहीं भर जाएगा। इसलिए हमारी और आप सबकी ये पहली पहल होनी चाहिए कि कोई भी लाभुक अनाज के अभाव में न रहे, और खासकर ये स्थिति ना आए कि अनाज के अभाव में किसी की मौत हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति भूख से मर जाए तो हम लोगों को किसी को भी अपने आप को ये कहने का हक नहीं रहेगा कि हम सभ्य समाज में रहते हैं। इसलिए इसको आप लोग, मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप लोग इसको अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझिए। जो भी ठीक है, कई बार राज्य सरकार की भी अपनी तकनीकी दिक्कत होती है, कई बार केंद्र सरकार की भी तकनीकी दिक्कत होती है, उन वजहों से कुछ दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, लेकिन उन दिक्कतों के बीच लाभुक को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े जहां पर कि कोई अनहोनी हो जाए, इस बात के प्रति सचेत रहें। दूसरी चीज आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं बारी बारी से, हर वीडियो से, एक सेकंड, हर वीडियो से मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, पीडीएस है, एमटीसी सेंटर्स हैं, ये योजनाएं क्या हैं? आंगनबाड़ी में सरकार क्या देती है, कितना देती है, कब देती है? मिड डे मील में किस दिन कौन सा भोजन मिलना है? पीडीएस में किस लाभुक को कितना अनाज मिलना है, कब मिलना है? ये सारी बातों की जानकारी लोगों को है। मैं बार बार ये कहता हूं, हर जिले में कहता हूं कि सबसे पहली जरूरी ये है कि लोगों को हम अधिकार बताएं। इसलिए आयोग ने अपना टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप अधिकतम लोगों को उनके अधिकार बताएं। उसके लिए मैंने पहले भी कई जिलों में ये आग्रह किया है, आपके जिलों में फिर दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि आप इसकी, अगर वाकई आप इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के प्रति आप जागरूक हैं, आप कमिटेड हैं, तो उसकी शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में होर्डिंग लगवाएं। होर्डिंग में इस बात का उल्लेख करें कि आंगनबाड़ी में सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस दिन कौन सा पोषाहार मिलना है, किस दिन अंडा मिलना है। इसी तरीके से सभी योजनाओं के, जैसे कुपोषण का मामला है, कुपोषण के लिए कैसे चिन्हित करना है, कैसे एमटीसी सेंटर्स लाना है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपके जिले में आपको जो उचित लगे, मेरा कोई आयोग का कोई स्पष्ट निर्देश इस आलोक में नहीं है, ये हम आपके लिबर्टी पर छोड़ते हैं कि आपको होर्डिंग उचित लगे, वॉल राइटिंग उचित लगे, हाट बाजार में माइकिंग उचित लगे। मकसद यह है कि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे। क्योंकि जैसे आज मैंने कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूछा कि कोई लाभुक आए हैं क्या? लाभुक नहीं आए हैं।
तो इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो इस जिले में शिकायत नहीं है तो लोग आए नहीं, जन सुनवाई होनी थी आप लोगों की शिकायतों पर, लोग आए नहीं। इसके दो मायने आप निकाल सकते हैं। पहली चीज शिकायत है नहीं, दूसरा लेकिन मैं इस मायने को नहीं निकालने का पक्षधर नहीं हूं। लोगों को पता है कि जन सुनवाई है फिर भी नहीं आए। उसकी वजह मैं ये मानता हूं कि लोगों का विश्वास अभी हमारी व्यवस्था पर बहाल नहीं हुआ है। उनको यह लगता है कि शिकायत करेंगे तो क्या होगा, फिर तो वही डीलर का जो बन होगा सो करेगा, वीडियो साहब के पास जाएंगे, वीडियो साहब बोलेंगे हमको बहुत काम आया बाद में आना। तो वो एक विश्वास बहाल हो, लोगों को ये लगे कि हम शिकायत करेंगे तो समाधान होगा और त्वरित समाधान होगा। और लोगों को जानकारी नहीं है, अगर मान लीजिए कि लाभुक को ये पता नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि पीवीटीजी परिवार को ये पता होना चाहिए कि हमको 10 से 15 तक अनाज मिलना है, पैकेट हमारे घर आ जाना है। अगर 15 तक नहीं आएगा तब ना 16 तारीख को शिकायत करेगा। जब उसको पता ही नहीं है कि हमको राशन कितना मिलना है, पैकेट में कितना मिलना है, कब मिलना है, क्या मिलना है, जब पता नहीं है तो शिकायत कैसे करेगा। अब डीएससी बैठे हैं, आपके स्कूलों में मेनू के हिसाब से भोजन मिलता होगा, ये आप तो कह देंगे हाँ, लेकिन क्या वाकई मिलता है? क्या आपने रैंडम चेकिंग की है? इस बात को हम एक्चुअली जितना मेन्यू है हम दीवार पे लिखवाए हुए हैं सर, हर विद्यालय लिखवाए हुए हैं जी सर। उसमें इंश्योर करते हैं, उसमें क्वालिटी 100% तो कभी कभी नहीं हो पाती है, लेकिन मेन्यू का फॉलो होता है सर। नहीं देखिए, मेन्यू फॉलो होता है ये अच्छी बात है, हम रैंडम चेक भी कर लेंगे। पहली चीज जो ऐसा आप कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये सराहनीय पहल है और मैं इसी बात की अपेक्षा रखता हूं कि हर स्कूल के प्रांगण में ये मेनू डिस्प्ले हो, क्योंकि मेनू अगर डिस्प्ले रहेगा तो ग्रामीण छोड़ दें, बच्चे खुद ये कहेंगे मास्टर साहब आज तो अंडा मिलना था, कहां हमारा अंडा। बच्चा खुद मांगेगा शिक्षक से, तो शिक्षकों के पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा कि अगर हम मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दे रहे हैं तो बच्चे डिमांड करेंगे, बच्चे घर जाकर अपने अभिभावक से कहेंगे, अभिभावक फिर शिकायत करेंगे। तो ऐसी स्थिति अगर वाकई आप इसको सफल करना चाहते हैं तो आप जैसा कर रहे हैं मैं इसकी जांच भी कर लूंगा। और अगर किसी विद्यालय में नहीं है, और इस बात के लिए इसी के लिए हम लोग दुखीपाले में मुखिया से संवाद कर रहे हैं, आप मुखिया को इंस्ट्रूमेंट बनाइए, मुखिया को इसमें सक्रिय कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग शिकायत से घबराइए मत कि लोग अधिक शिकायत करेंगे तो हमको अधिक सुनवाई करनी होगी। जितने लोग जानेंगे उतने लोग मांगेंगे सर। तो आप लोगों को जनाइए कि अधिकार क्या है, वो योजनाएं क्या हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जनता के लिए योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन योजनाएं लाना पर्याप्त मात्र नहीं है, इसका क्रियान्वयन हो तब उस योजना का लाभ है। तो आप लोग प्रशासनिक व्यवस्था के उस स्तर पर हैं, उस स्थान पर हैं जहां पर ग्राउंड में इसका एक्सक्यूशन होना है। तो ये अब आप लोगों के कमिटमेंट पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना एक्सक्यूट करते हैं। ये एक्सक्यूट होगा तभी एनएफए पार्लियामेंट से पास हो गया, पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया, राज्य सरकार ने नियमावली बना दी, राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निर्वहन कर दिया। अब ये सफल होगा या नहीं होगा ये अब आप लोगों के कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए आयोग मुख्यालय में बैठकर सुनवाई करने की जगह हर जिले में जाकर आप लोगों से संवाद कर रहा है, आप लोगों से मदद मांग रहा है कि आप अपने लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ अगर आप पहुंचा रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको जो सुकून मिलेगा, क्योंकि ये गरीबों के लिए है और गरीब को मदद करना मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, इससे ज्यादा संतोषप्रद स्थिति किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है। जिसमें मानवीय संवेदनाएं हैं
वो गरीबों का, वंचितों का सहयोग करके बहुत आत्मसंतुष्टि पाता है। मुझे लगता है कि मानवीय संवेदना सब में, हर पुरुष में होता है, हर मनुष्य में होता है, आप में भी मानवीय संवेदनाएं होंगी। इसको थोड़ा सा खाली जगा लीजिए, आधी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं जी। अभी आपके जिला से जो रिपोर्ट मिला है, इसमें डीलर चेंज करने के लिए 4,466 डीलरशिप चेंज हुआ है। नारायणपुर में 1,502, करमाटांड़ में 582, जामताड़ा में 296, नाला में 363, फतेहपुर में 723 और कुंतित में 510, फिर जामताड़ा एमपी में 237 और मिहिजाम एमपी में 253। तो हम सभी को पता है कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन लागू है। तो जब वन नेशन वन रेशन लागू है, तो फिर ये डीलर चेंज क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्यों लोग डीलरशिप चेंज करवा रहे हैं? कहीं पर होता है, थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो उसके गांव से कुछ ज्यादा दूर पड़ता है, तो अपने गांव वाले में करना चाहता है। तो वन नेशन वन राशन के तहत तो वो किसी भी डीलर से ले सकता है, अपने नजदीकी डीलर से ले सकता है। तो फिर ये डीलरशिप चेंज करने का प्रज्ञा केंद्र से लाभुक, अभी फिलहाल का सिस्टम है, प्रज्ञा केंद्र में लाभुक अपने से जाकर के वो ऑनलाइन एंट्री करेगा, वहीं पर से आता है डीलर चेंज, कार्ड चेंज जो भी है, तो डीलर चेंज करने का ऑप्शन उसी का आता है। तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट ला करके हम लोग को देता है, हम लोग BSO मतलब फिर परमानेंट आप उसी डीलर के पास हम लोगों को भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है। पेंडिंग के थे मैम, इतना अप्लाई किया गया है। डीलर चेंज में हम लोग जब तक वो आदमी नहीं आता है, तो अभी OTP सिस्टम में अगर सभी राशन कार्डधारी में सबका आधार नंबर इन्वॉल्व, वो अपना OTP बेस पर स्वयं भी कर सकता है, इसको किसी मैकेनिज्म में जाना नहीं पड़ेगा। ये हम लोग इसलिए उसको नहीं, हम लोग तुरंत नहीं करते जब तक पब्लिक नहीं आता। हो सकता है कि डीलर कोई भी अप्लाई कर सकता है, वही व्यक्ति अप्लाई किया है, इसी को हम लोग इसलिए पेंडिंग हम लोग चेंज नहीं किया। वो वन नेशन वन राशन लागू है। हाँ, तो इसकी जानकारी आप लोग दिए हैं सर लाभुक को कि हाँ वन नेशन वन राशन लागू है? आप लोग हम लोग सब मीटिंग भी करते किए हैं। जी जी हाँ, ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए हम इसको बोल रहे थे। ठीक। अच्छा शिवचंद्र साहब, ये जो कुपोषण उपचार केंद्र है उसकी क्या स्थिति है जिले में? कितने केंद्र हैं आपके यहाँ? सदर अस्पताल जामताड़ा और CSC नाला और नारायण, 3 जगह कुपोषण उपचार केंद्र हैं। तो उसमें हम लोग बच्चों से, आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका सहायिका हैं, उनकी मदद से जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको ले आकर भर्ती कराते हैं। उनका मुफ्त इलाज होता है, सब दवा मुफ्त मिलती है, और उसके साथ जो उसकी माँ आती हैं उनको भी प्रतिदिन एक कि खाना पीने के लिए हम लोग, पहले 100 था, अभी ये बढ़ के 120 रुपया हो गया, प्रतिदिन 120 रुपया देते हैं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम, बच्चा को तो सब मिलता है लेकिन चूंकि उन गरीब तबका के हैं, इसलिए उनको भी 120 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग दे देते हैं कि आप खाना और अपने से। कितने आपके जिले में जितने केंद्र हैं उसमें कितने बच्चे हैं अभी? अभी सर मैंने वही 80% बेड फुल रहता है। 20 बेड है यहाँ जामताड़ा सदर में, 20 बेड CSC नाला, तो CSC नाला का पुंडेरी का भी फतेहपुर का आता है, और नारायणपुर में 10 है, टोटल 50 बेड है। तो 100% तो नहीं, लेकिन 80% बेड रहता है। ठीक। अब सवाल हम ये पूछ रहे हैं, इसमें वीडियो की भी भूमिका है कि कुपोषित बच्चा है या नहीं है। पहला स्टेज तो ये है कि अभिभावक को, समाज को लक्षण समझने की ताकत हो कि कौन बच्चा कुपोषित है, किसको एमकेसी सेंटर ले जाने की आवश्यकता है। ये जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो
कुछ बच्चे हो सकता है कि अभिभावक जागरूक हों और अभिभावक को जानकारी रही होगी या कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र की सक्रियता रही होगी। मुझे नहीं मालूम है कि जो बच्चे आए हैं वो किस माध्यम से आए हैं, कैसे आए हैं। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि अगर लक्षण पहचानने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोई विशेष अभियान अगर चलाया जाए। सर जी, मैं जी, हाँ। बोलना चाहूँगा, चूंकि हमारे स्वास्थ्य भवन में हर गांव में सहिया है, तो हर सहिया को इसका ट्रेनिंग दिया गया है और चूंकि वो उसी गांव की हैं तो उनको सबको ट्रेनिंग और वही प्रेरित भी करती हैं। और उसके बाद जो टेक्निकल है आंगनबाड़ी में टेप से उसका मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए कि सहिया लाएं, कुछ उसमें कुपोषित नहीं भी हो, तो इसलिए सब सहिया को ये लक्षण बताया गया है और उनके गांव में इसलिए क्योंकि वो विलेज लेवल की ही हैं, सब हर किसी को जानती हैं, तो वो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में करती हैं या डायरेक्ट भी एमटीसी सेंटर लेके आ जाती हैं और उनका टेक्निकली मेजरमेंट वेट ये सब करते हैं। अगर वो कुपोषित है तो उनको भर्ती करें। डीएसडब्ल्यू है क्या? ये आंगनबाड़ी केंद्र में इस तरह की नाप होती है, इस तरह का मेजरमेंट होता है नियमित तौर पर? नहीं, दिया हुआ है। हम नियम कायदे की बात नहीं करते हैं, हम लिख से हट के बात करते हैं। नियम तो सब कुछ के बने हुए हैं, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसकी निगरानी हो रही है कि नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होना चाहिए, उसके तो मापदंड सरकार ने बनाए हुए हैं, वो हो रहा है कि नहीं। असल विषय ये है कि जो मापदंड हैं, जो प्रावधान है, सरकार और प्रशासन की तरफ से लगभग हर समस्या के समाधान के तरीके बने हुए हैं, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आंगनबाड़ी केंद्र की जो भूमिका है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में उस भूमिका को अदा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी निगरानी आप कैसे करती हैं? सर प्रत्येक महीने ना एक पोषण ट्रैकर ऐप निकला हुआ है सर, उसमें सेविकाओं को इंसेंटिव मिलता है यदि वो होम विजिट और बच्चों का वजन करती हैं और उसमें एंट्री करती है। भारत सरकार के द्वारा बना हुआ है, तो इसमें जो मतलब सेविकाएं जो हैं करती हैं सर, और एक रिपोर्ट भी हम लोगों का जाता है 1 से 18 प्रपत्र, तो उसमें भी हम लोग प्रत्येक माह जो है ना बच्चों का ये करवाते हैं, वजन करवाते हैं सर, और उसको देखा जाता है। और जितने भी मतलब पोषण ट्रैकर में जो एंट्री होती है सर, इसके लिए सेविकाओं को इंसेंटिव भी मिलती है 500 रुपीज, बस वो एंट्री कर दें इसके लिए। तो ये शुरुआत में तो सर यहाँ बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है सर, और अभी हम लोगों का प्रयास है कि 100% सेविकाओं से वो एंट्री करवाया जाए सर। पोषण ट्रैकर में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है क्योंकि सेविकाएं सर बहुत पुरानी हैं और मैट्रिक पास हैं, जिस वजह से समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग अभी उसको सर बहुत बढ़ाए हैं और हम लोग 1-2 महीने में सर एकदम 100% एकदम करवा देंगे सर। अच्छा, इसमें आप ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ऐसा कोई डाटा है या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि वो बच्चे, जैसे मैडम बता रहे हैं कि ऐप है, ट्रैकिंग की व्यवस्था है, सारे प्रावधान किए हुए हैं, जो एमटीसी सेंटर आते हैं, ये मैं सिर्फ अपने जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि वो बच्चे किस माध्यम से आ रहे हैं, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे, उसमें कितनों में आंगनबाड़ी की भूमिका है, कितनों में सहिया की भूमिका है, कितने पेरेंट्स खुद आए, ये अगर डाटा आपके पास या आपके पास भी होगा तो ये हमको लगता है आप लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा। आप भी ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र की क्या भूमिका है कुपोषित बच्चों की पहचानने में, डॉक्टर साहब के भी सहिया की क्या भूमिका है उनको पहचानने में, ताकि उसको आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, पूरे कैंपेन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि अगर कहीं हम जिसको हिंदी में आत्मावलोकन कहते हैं कि किसी योजना का अगर हम एक बार बैठकर उसको रिविजिट कर लें तो हमको लगता है कि आप लोगों के लिए भी लाभप्रद होगा, आपके लिए भी लाभप्रद होगा। जैसे आपने कहा कि ट्रैकिंग है, क्या आपने इस दिशा में कभी प्रयास किया कि जो हम जानना चाह रहे हैं वो आपने कभी जानने की कोशिश की कि कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका है बच्चों को कुपोषित होने की पहचान करने में, उनको एमटीसी सेंटर तक पहुंचाने में? आपने कभी इस आशय की कोशिश की या इस तरह का कोई डाटा है आपके पास?
सर डाटा तो नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही ये होता है। और अब पेरेंट्स की तरफ से नहीं जाते हैं सर, पेरेंट्स डायरेक्ट लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समस्या है सर, क्योंकि उनके एक बच्चे होते नहीं हैं और भी बच्चे होते हैं, तो चूंकि माँ को साथ में जाके रहना होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मतलब परेशानी का ये कारण बनता है सर, कि हम लोग बहुत से बच्चों को पहुंचा नहीं पाते। बहुत बार काउंसलिंग, जैसे नाला में सर काउंसलर हैं, वो कई बार जाती भी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि हमारे और एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं यही हम कहना चाह रहे थे। बहुत बच्चे ऐसे हैं या बहुत अभिभावक ऐसे हैं, अभिभावक को लगता है कि नहीं, जितने भी मापदंड हैं, जितने भी सहिया बता रही हैं या आंगनबाड़ी केंद्र में जो जांच हुआ कि मेरा बच्चा कुपोषित है, लेकिन वो अवॉइड करता है, वो सेंटर पर जाने से बचता है। अब चाहे तो उसकी आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, या क्या कारण है, हम और आप बैठकर केवल आकलन लगा सकते हैं, उसकी हकीकत नहीं जान सकते हैं। तो आयोग की कोशिश ये है कि उन परिवार को, उन बच्चों को, हम उस अभिभावक को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मां के लिए 120 रुपए का प्रावधान है, अगर मान लीजिए वो पर्याप्त नहीं है तो हमको इस दिशा में आप आयोग को लिखें कि इस पूरी योजना को सफल करने के लिए हमको कुछ और नए कदम उठाने चाहिए। वो कौन से कदम हो सकते हैं, हम राज्य सरकार को कहें या आप सीधे राज्य सरकार को इस आग्रह कर सकते हैं, ताकि देखिए राज्य सरकार ये चाहती है कि कुपोषण खत्म हो। अब अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अब राज्य सरकार हर प्रखंड में, हर जिले में जाकर एक एक लोगों का तो डाटा एनालिसिस नहीं कर सकती है, जो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने जिले के डाटा को एनालिसिस करें या आप अपने यहाँ कहें कि नहीं हमारे यहाँ ये दिक्कत है, लोग इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो इसको अगर ऐसे किया जाए, क्योंकि जब तक ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर प्रावधान नहीं किए जाएंगे तब तक किसी समस्या का निस्तार तब तक नहीं हो सकता है जड़ से, जब तक कि हम उसकी ग्राउंड रियलिटी को एसेस न करें। तो इसमें अगर आप लोगों को ये लगता है कि जागरूकता के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आएं, उपचार कराएं, तो इसके लिए अगर कुछ और मैकेनिज्म की आवश्यकता है तो आप लोग आयोग को लिख सकते हैं। अगर आप लोग सैया से बात कर लीजिए, आंगनबाड़ी में दीदियों से बात कर लीजिए, उनको अगर उनका कोई फीडबैक है, उनकी कुछ सलाह है तो आप आयोग को भेज सकते हैं। सर ये मेरा ही ये है अनुभव है कि सर आर्थिक और ये सब नहीं सर, पारिवारिक समस्या जो है ना सबसे मुख्य कारण है कि नहीं छोड़ के जा सकती। यदि सर हमारे भी 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे का ऐसा होगा तो दूसरे के लिए मुझे चिंता होगी कि उसको मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। तो ये है, तो एमटीसी में जो दिया जाता है सर, वो फूड को, मतलब मेरा ये सजेशन है सर कि उस फूड को अगर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के निगरानी में घर पे ही बच्चों को दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये परेशानी जो है ना हम लोग इसको बहुत बच्चों को भी दिया नहीं, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एमटीसी सेंटर में भर्ती किया जाना जरूरी है, कुछ तो ऐसे होंगे कि जिसको कि बिना एडमिट किए हुए ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो उनके लिए तो ये जो आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि दूसरे बच्चे की देखभाल करने की व्यवस्था क्या हो, कैसे हो, इस आशय में आप हम लोग भी मंथन करेंगे। अगर आप भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम लोगों को यही देखना है कि आखिर अगर किसी की समस्या है तो राज्य सरकार उसकी समस्या का निदान कैसे करे, कैसे अधिक से अधिक बच्चे एमटीसी सेंटर आए, या नहीं भी अगर एमटीसी सेंटर ऐसी स्थिति में है कि एमटीसी सेंटर के बगैर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो तो मेडिकल का विषय है, वो डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, या एमटीसी सेंटर इस चीज को रेफर कर सकता है। हम और आप तय नहीं कर सकते हैं कि कौन बच्चा घर में रह के इलाज हो। हाँ, जो दूसरा बच्चा घर में रह रहा है उसकी व्यवस्था कैसे हो, या एक क्रेच टाइप की व्यवस्था हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं कि जैसे दूसरे बच्चे की देखभाल के लिए, जो स्वस्थ बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए वो वहाँ सर यही है कि बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो, उनको खाना पीना मिले, यहाँ रहे, तब हम लोग पूरा सफल बना सकते हैं। नहीं तो जो भर्ती भी होते हैं 5 दिन भर्ती रहे, फिर जो है तो
अच्छा, ये मुखिया साहब लोग, आप ये वीडियो लोग ये बताएं कि निगरानी समिति के बारे में, चूंकि सेकंड हाफ में मुखिया से संवाद है, वहां पर आप लोगों के लिए कोई असहज स्थिति ना हो, इसलिए मैं सवाल पहले कर ले रहा हूं। निगरानी समिति के बारे में मुखिया को जानकारी है क्या? क्योंकि अब तक मैंने जितने जिलों का भ्रमण किया है, वहां पर मुखिया को निगरानी समिति के बारे में जानकारी नहीं है। आयोग में भी जो शिकायतें आती हैं, सुनवाई के क्रम में जो मुखिया आते हैं, उनका भी ये कहना है कि सर हम लोगों को ये पता नहीं है कि निगरानी, क्योंकि बहुत लोग नए जीते हैं, जो पुराने जीते होंगे उनको हो सकता है कि पता होगा, जो नए जीते हैं उनको ये पता नहीं है कि निगरानी समिति क्या है, निगरानी समिति में हम हैं, हमारे क्या अधिकार है, हम कितनी निगरानी कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी उनका कहना है कि उनको नहीं है। तो हम आप लोगों से जानना ये चाहते हैं कि क्या निगरानी समिति में मुखिया के कर्तव्य और जिम्मेवारियों की जानकारी मुखिया को देने के लिए आप लोगों ने कोई विशेष प्रयास या पहल की है कभी? बताइए, जितने वीडियो हैं बारी बारी से बताइए। नहीं, कोविड के बाद मुखिया का चुनाव, तो कोविड के पहले, पोस्ट कोविड और प्री कोविड की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आज की तारीख में आपसे संवाद कर रहे हैं, तो हम आज की तारीख में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कोई प्रयास किया है क्या मुखिया को इस आशय की जानकारी देने के लिए कि आप निगरानी समिति में हैं, निगरानी समिति का ये स्वरूप है, निगरानी समिति की ये जिम्मेवारियां हैं, निगरानी समिति ये कर सकता है। क्या कभी मुखिया को इस आशय की जानकारी दी गई है? सर, अभी विस्तृत रूप में नहीं, एक बार मौखिक रूप में बताया गया सर। नहीं, तो क्या आपको ये लगता नहीं आप लोगों को कि ये आप लोगों की जिम्मेवारी है सर कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पहला जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है मुखिया का, वो वीडियो से ही होता है सर। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है ना सर? ये इस जिम्मेवारी का निर्वहन करें, क्योंकि अब मुखिया से आज संवाद करेंगे तो मैक्सिमम मुखिया की यही शिकायत होगी कि सर हम लोगों को पता ही नहीं है। सर, नेक्स्ट 2 वीक में हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी। तो इसके लिए आप लोग, वही हमने कहा कि आप होर्डिंग कीजिए, मुखिया की ट्रेनिंग कीजिए, पंपलेट के माध्यम से, या जो भी मैकेनिज्म आप इवॉल्व करना चाहते हैं वो आप लोगों के ऊपर हम छोड़े, लेकिन मुखिया को जानकारी हो जाए। माध्यम क्या अपनाएंगे ये आपके फ्रीडम पर है। सर, जैसे सर एज एमओ हमको लगा कि कंट्रोल एक्ट हमको पढ़ना चाहिए, तो सर 1 सप्ताह पहले से ही हमको जानना चाहिए सर, लेकिन चूंकि सर 2-3 प्रभार में रहने के कारण नहीं मिल पाता था समय। हम चाहते तो सर समय हमको मिल सकता था, तो सर अभी कंट्रोल एक्ट निकाल करके हम सर पढ़ रहे हैं, उसको अभी तक पढ़ ही रहे हैं सर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम उसको पढ़ें और उसको हम समझें सर। लेकिन जैसे सर ये मेरे यहाँ सर ऐसा है, हम थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं आपको। सर, उतना ही पढ़िए जिससे काम चल जाए। सर। ज्यादा पढ़िएगा नुकसान करने लगेगा वो। नहीं सर। जो वही आप पर लागू हो रहा है कि ज्यादा पढ़ ले रहे हैं आप, उतना ही पढ़िए ना जिससे काम चल जाए। नहीं सर, डॉक्टर साहब तो ये इस हिसाब से पूछिए, ये ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, काम लायक पढ़ लेते हैं, तो नहीं इसलिए सर। काम लायक पढ़ो ना यार, क्यों ज्यादा पढ़ रहे हो? आगे हम कहना चाहेंगे सर, जैसे मेरे यहाँ सर 15 पंचायत में 4 सर पुरानी मुखिया हैं और 11 सर ये लोग नए मुखिया चुन के आए हैं। तो ये जैसे सर का कहना है कि सामाजिक जिम्मेवारी भी है, तो बराबर हम लोग सर मीटिंग में कहते हैं कि भाई आपके अंडर में जो भी स्कूल होगा वहाँ आप देख लें, वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है, एमडीएम वहाँ पर खास करके कैसे चलता है, आंगनवाड़ी भी आप विजिट करें। इसी तरह से मेरा जो पीडीएस सिस्टम है उसको भी आप देखें वहाँ पर, और समिति में आप हैं, ये जानकारी सर हम लोग दिए हैं कि उसके मेंबर आप हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेवारी है सर एज ए एक्ट, ये सर हम नहीं बता पाए हैं। तो हम लोग सर ये जिम्मेवारी से उनको हम लोग सर एहसास करा रहे हैं सर, आप वहाँ देखेंगे, इससे क्या होगा कि ये बेहतर व्यवस्था चलेगी। तो आगे सर हम लोग जो छूटा है सर हम लोग प्रयास करेंगे। बस यही कोशिश है, आयोग की कोशिश यही है कि हम सर अभी एक लेटर भी आया हुआ है सर हम लोग को, वो जितना भी त्रिस्तरीय पंचायत ये है सर, उसमें प्रवर समिति का गठन किया जाना सर, उसमें से ये भी एक समिति है सर, खाद्य और महिला सुरक्षा के लिए सर। तो इसी वीक में सर जैसे भी बताया सर हम लोग कि 2 वीक में
तो सर पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी 7 समितियां हैं सबको सबके बारे में जानकारी बता दी जाए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जितने वीडियो हैं आप लोग को जानकारी होगी, क्या कोई मुखिया भी डीलर है? कोई मुखिया डीलर भी है क्या? जिले में कहीं किसी प्रखंड में ऐसी शिकायत है कि डीलर ही मुखिया भी हो गया है? जामताड़ा प्रखंड तो ऐसा नहीं है सर। नहीं है ना, क्योंकि ये एक समस्या आई है और राज्य स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है। कई जगह से इस तरह की शिकायत आई है। कई एक्टिविस्ट ने नहीं, परिवार में होना तो एक विषय अलग है, वो भी चिंतनीय है, लेकिन वो एक अलग विषय है। क्या कोई मुखिया ही डीलर है? ऐसा है क्या? ऐसा सर अभी तक चलिए, ऐसी शिकायतें आई, अगर आपके यहाँ नहीं है तो ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर वो निगरानी समिति का पदेन अध्यक्ष भी है और वही डीलर भी है तो वो फिर कैसे निगरानी करेगा? ये कई जिलों से इस तरह की शिकायत आई है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं जी। सर, ये निगरानी समिति के बारे में हम लोग सर मतलब उस तरह का मुखिया जी लोग को बताया नहीं, लेकिन अभी जो पखवाड़ा सर चल रहा था, एज एमओ एक सर डिलेशन का प्रपत्र है जो डीएसओ ऑफिस से भेजा गया था, उसमें डीलर, निगरानी समिति और एमओ का सर नीचे हस्ताक्षर रहता है। तो हम लोग सर प्राय देख रहे थे कि मुखिया जी लोग का अधिकांश हस्ताक्षर है, यानी उसको निगरानी समिति के बारे में उतना सर नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा है सर कि वो साइन उसमें मुखिया जी का आ रहा है। मतलब एकदम कहना ठीक नहीं होगा कि नहीं है। निगरानी समिति में उसको है कि हम एमओ में कुछ हैं, लेकिन सर पूरा डिटेल्स नहीं है हम लोग। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। नहीं जानकारी है, आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, अब प्रयास करें। अगर आप लोग कहेंगे तो आयोग ने लाया है, उसकी एक कॉपी दे देंगे, उसकी एक पंपलेट आप मुखिया के बीच बंटवा दीजिएगा, जो उपस्थित होंगे उनको जानकारी मिल जाएगी। उसकी कॉपी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और उसके बाद में भी आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने प्रखंड में, आप अपने पंचायत के अनुसार, जिस पंचायत का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो होर्डिंग हो, वॉल राइटिंग हो, माइकिंग हो, जो भी माध्यम हो, उस माध्यम का आप इस्तेमाल करके आप जितने अधिकार हैं, इंक्लूडिंग निगरानी समिति, और विशेषकर मेरा जोर हरदम होता है कि आकस्मिक खाद्यान्न निधि की जानकारी अधिकतम से अधिकतम लोगों तक दे। क्योंकि देखिए, एनएफएसए के मूल में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर इस एक्ट की, एकमात्र एक्ट है जिसकी सुप्रीम कोर्ट निगरानी करता रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एक्ट है। क्योंकि खाद्यान्न के अभाव में किसी की मौत हो जाना, ये कितना गंभीर विषय है। इसकी गंभीरता को आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी अधिकारी हैं, आप लोग भी चीजों को समझते हैं। इसलिए इसके प्रति आप लोग भी एडिशनल अलर्ट रहें कि कोई, और आकस्मिक खाद्यान्न निधि क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ना कि किसी भी विषम परिस्थिति में, जैसे डीएसओ साहब ने कहा कि अनाज नहीं आ पा रहा है, राज्य सरकार को इन्होंने चिट्ठी लिखी, राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, वो एक पत्राचार और प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो चलती है, चलती रहेगी। लेकिन उस ऐसी परिस्थिति में लोगों को कैसे लाभ दे, उसी के लिए तो आकस्मिक खाद्यान्न निधि बनाई गई ना। तो आकस्मिक खाद्यान्न निधि की बहुत मुखिया को, चूंकि मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं, ये आपका 10वां जिला है जहां भ्रमण कर रहा हूं, 9 जिले में मुखिया ने ये कहा कि सर आप, हमको नहीं पता था कि ऐसी भी निधि हमारे पास है। तो अगर उसको पता नहीं है और ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो वो कैसे मदद करेगा? और दूसरी जो मेरी जानकारी है, और मुझे लगता है कि वो जानकारी सही है, कि आकस्मिक खाद्यान्न निधि खत्म नहीं होने वाली निधि है। अगर 10,000 रुपए खर्च हो गया तो वो, और भी ऐसा नहीं है कि जो योजनाएं होती हैं कि आपको इतना आवंटित है, वो अगर खत्म हो गया तो आपका इस साल लैप्स हो गया, अब अगले साल आएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी की अनाज के अभाव में मौत न हो। क्या डीएसओ साहब मैं सही कर रहा हूं? इससे सब मैं सही कर रहा हूं? एक बात जोड़ेंगे सर उसमें कि डीसी साहब के फंड में सर 5 लाख रुपया सुरक्षित भी रखा गया।
तो वो उसी लिए ना कि उसको उपलब्ध करा दिया जाए। हाँ, वो डीसी के फंड से आए, राज्य सरकार से आए, मतलब विषय ये है कि प्रखंड में या मुखिया के 10,000 खत्म हो जाने के बाद वो राशि उसको फिर उपलब्ध हो जाएगी। कहां से उपलब्ध होगा एक विषय अलग है, लेकिन उसको राशि उपलब्ध हो जाएगी कि 5 लाख डीसी के पास भी है। हाँ, ये हाँ, कम होने वाली नहीं है। आप लोगों को जब भी कमी पड़े, जैसे वही हम हमारे कहने का मतलब वही है कि इस बात की जैसे आपको जानकारी है, ये हो सकता है मुखिया को ये पता ना हो सकता है कोई मुखिया को ये लगे कि अरे 10,000 का तो हम बांट दिए, अब तो हमारा खत्म हो गया, अब तो अगला साल ना, इस बीच में 2 लोगों की मौत हो जाए। तो इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार ने तो नियम बनाए, राज्य सरकार ने 5 लाख की राशि डीसी के पास उपलब्ध करा दी, राज्य सरकार ने तो अपने स्तर से काम कर दिया, बावजूद इसके जानकारी का अभाव में मौत हो गई। तो ये तो अब मैंने पहले ही कहा कि सारी समस्याओं के जड़ में है सूचना, जानकारी, जागरूकता। ये 3 चीज को आप मंत्र बना लें, एनएफएसए झारखंड में इस देश में टॉप पर रहेगा। केवल इस 3 को आप लोग मंत्र बना लीजिए, लोगों को जागरूक कर दीजिए, आप लोगों को भी आज ही समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो डीलर को भी मनमानी करने से खुद रोक देंगे। वो आपके पास भी शिकायत लेके नहीं आएंगे कि देखिए वीडियो साहब, देखिए एमओ साहब ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि वो अभी डीलर के पास जाता है, डीलर वो अपने हिसाब से नियम और कायदे समझा देता है, वो भी मान लेता है कि हाँ ठीक है यही होगा। तो जब तक आप उसको इक्विप्ड कर देंगे विथ इंफॉर्मेशन, तो वो फिर किसी से भी बहस कर सकता है, किसी को भी वो बता सकता है नहीं तुम तो गलत बता रहे हो, ये देखो यहाँ पर ये है, हमको वीडियो साहब ने ये कहा था, या चलो वीडियो साहब के पास। तो वो जब तक आप उसको इक्विप्ड नहीं करेंगे तब तक वो लड़ नहीं सकता। और बताइए किसी का अगर कोई लाभुक अगर देख लीजिए, अगर बाहर आए हों, आए हैं हाँ वो तो डिफॉल्ट है। क्या यहाँ रखो ना, अब आ रहे हैं क्या? हैं लोग आए हैं, हाँ आए हैं तो उनको भेजिए। जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, उधर बैठिए। हाँ दीजिए, क्या है? हाँ बताइए। सर 4-5 महीने से राशन नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा है? हाँ बताइए डीएसओ साहब। ये है माइक, इनको दे दीजिएगा, लाभुकों को दे दीजिएगा। हाँ ग्रीन कार्ड का तो समस्या है, ग्रीन कार्ड का भी समस्या है। राज्य सरकार को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, टेंडर वगैरह हुआ है और वो फाइनल टेंडर शायद फाइनल स्टेज में आ गया है। तो हमको लग रहा है कि इस महीने से या अगले महीने से मिलने लग जाएगा। ग्रीन कार्ड में थोड़ी दिक्कत है, इसमें विभाग की गलती नहीं है, उसमें ऊपर से कुछ तकनीकी परेशानी है, राज्य सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए ये दिक्कत है। और आप लोगों को जो मेरी जानकारी है कि जो नहीं मिला वो भी बकाया जितना दिनों का नहीं मिला है उतने दिनों का भी मिल जाएगा। क्या ये प्रावधान इसी तरह की चर्चा हो रही है ना कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नहीं मिला है, हाँ ये आपको जब मिलना शुरू होगा तो आपको जितने दिनों का नहीं मिला है उतने दिनों का मिल जाएगा। ठीक है, और है कोई? ये ग्रीन कार्ड का ही है सेम प्रॉब्लम। हाँ तो फिर सेम जवाब है आपका भी। और ग्रीन कार्ड वाले जो हैं उन सबके लिए यही है कि ये अभी अधिकारियों की गलती नहीं है, ये अभी राज्य सरकार के स्तर से ही खाद्यान्न प्राप्त होने के जो केंद्र सरकार से एफसीआई से मिलना था, राज्य सरकार का कहना है कि एफसीआई ने देने से मना कर दिया,
उसके बाद राज्य सरकार अपने स्तर से टेंडर के माध्यम से चीजों को लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने की तैयारी कर रही है। टेंडर हुआ है शायद और वो अंतिम चरण में है। कुछ दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिर जिनको जितने दिनों तक नहीं मिला है उसको उनको बकाया भी मिलेगा और नियमित तौर पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपका भी यही ग्रीन कार्ड वाला मामला है? हाँ, तो ग्रीन कार्ड वाले में ये दिक्कत है, इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 1-2 महीने में हो जाएगा। इस महीने में जो मेरी जानकारी है कि फरवरी अंत या मार्च तक हो जाएगा। और जो लोग आए हैं वो अपना बताते जाइए। एक बाइक दे दीजिए अपने। चलिए बैठ जाइए आप। हाँ, जिनका हो गया वो चले जाए। सर मेरा जो है कि 2-4 बार मिला, उसके बाद नहीं मिल रहा है। क्या ग्रीन कार्ड है? जी सर। अब ग्रीन कार्ड की समस्या है, अभी खाद्यान्न की समस्या है। ग्रीन कार्ड में कुछ तकनीकी दिक्कत है। इसमें जिले के अधिकारियों की संलिप्तता नहीं है। ऊपर से राज्य सरकार को एफसीआई से अनाज मिलना था, वो अनाज नहीं मिल पाया, तो राज्य सरकार आप अपने स्तर से अनाज की खरीद करके लाभुकों को बांटने का प्रावधान किया जा रहा है, जो इस महीने के अंत तक या अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को जितने महीने का राशन नहीं मिला है वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसमें से जैसे बच्चा सबका जोड़ना था, जुड़ा नहीं है। जोड़ाने का तो अलग प्रक्रिया है ना। आप आवेदन दें और आवेदन की जो प्रक्रिया है, डीएसओ साहब आपने आवेदन लाया है कोई? नहीं, आवेदन तो आप आवेदन लाकर आपने अगर आवेदन अप्लाई किया है, आपने अगर अप्लाई किया है तो अप्लाई करके की हुई कॉपी डीएसओ को दे दीजिए। नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए। तो उसमें सर ऑनलाइन हो जाएगा ना सर? ऑनलाइन ही प्रावधान है, ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन नहीं होता है तो डीएसओ साहब से मिल लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। कटंगी स्कूल से आए हैं। हाँ, बोलिए। हम लोग 12 महीना काम करते हैं सर, और 10 महीना का मानदेय मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। कहाँ है डीएससी? हाँ बताओ। कि 10 काम करेंगे 10 महीना और 12 महीना मानदेय मिलेगा 10 महीने का। ठीक है, अगर ये है तो हम राज्य सरकार से ये लिखेंगे। जियाउल सब लिखते जाओ। ये क्या रसोइया है स्कूल में? ठीक है, ये एक आवेदन ये बाबुल मातो। हाँ, बैठ जाइए। ये आपने विषय तो आपने अच्छी है, लेकिन ये जिला स्तर से इसका समाधान संभव नहीं है। ये चूंकि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय है, हम आपके आवेदन से बिल्कुल सहमत हैं। जी सर। और ये हम राज्य सरकार को पत्र लिखकर हम लोग को सर कहना है महंगाई दिन नहीं, बिल्कुल वाजिब करना है। आपके पत्र से ही बातें समझ में आ गई और हम आपके बात से सहमत हैं। जैसे डीसी साहब इन्होंने ये लिखा है कि उक्त विषय पर कहना है कि वर्तमान परिस्थिति में महंगाई का असर अब विद्यालय में संचालित मिड डे मील योजना पर पड़ रहा है, जिससे विद्यालय में छात्र छात्राओं को संपूर्ण पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में प्रति छात्र के दर से 1 से 5, 5.45 एवं 6 से 8, 8.17 रुपए प्राप्त होता है, जबकि सभी खाद्य पदार्थ एवं ईंधन गैस सिलेंडर की कीमत में काफी बढ़ोतरी है। ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि इतने कम पैसे में छात्र छात्रा का मेनू के अनुसार भोजन देने में महंगाई सामने आ जाता है। सहमत हैं आप? नहीं, हम आपसे सहमत हैं। इसमें मैंने पहले कहा, इसमें जिला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। हम सहमत हैं आपसे। ये हम राज्य सरकार को आग्रह करेंगे, राज्य सरकार केंद्र सरकार से पत्राचार करके अगर संभव होगा तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन कार्ड का सर 5 महीना से कुछ नहीं हाँ, मिला। ग्रीन कार्ड की समस्या वाजिब है। ग्रीन कार्ड
का कुछ जिला स्तर पर अधिकारियों की गलती नहीं है। तो राज्य सरकार के पास खाद्यान्न अनाज आना था, जहां से वहां से नहीं आ पाया। राज्य सरकार ने टेंडर किया है और वो प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ये पूरी हो जाएगी और राशन आप लोगों को जितने दिन का नहीं मिला है उतने दिन का भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर उपलब्ध नहीं कराया जाए तो आप राज्य खाद्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आपने इतने दिन इंतजार किया, 1 महीने और इंतजार कर लें। मेरे ख्याल से इस महीने के अंतिम या अगले महीने के शुरू तक समाधान निकल सकता है। ग्रीन कार्ड वाले अगर जो हैं, तो ग्रीन कार्ड वालों की एक ही जवाब है हमारा। ग्रीन कार्ड में जिनको राशन नहीं मिल रहा है वो थोड़ा इंतजार कर लें। कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसमें जिला प्रशासन की कोई भागीदारी नहीं है। इसमें कुछ केंद्र और राज्य के बीच कुछ दिक्कत थी जिसका समाधान निकाल लिया गया है। अब राज्य सरकार के स्तर से टेंडर कर दिया गया है, समाधान 15-20 दिन 1 महीने में हो जाएगा। और ग्रीन कार्ड वाले हैं और कोई? ग्रीन कार्ड का वही जवाब है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें जिले के अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। ग्रीन कार्ड वाले जा सकते हैं। और हाँ, ये कौन है? ये जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के डभा केंद्र पंचायत की जन वितरण प्रणाली को मात्र। हाँ बताइए, कौन ये आवेदन किसने दिया है? आप लोगों ने? जी बताइए। जी सर, मेरा 16 कुंटल अभी आवंटन है सर। हम लोग समूह का दुकान है, जैसे हम लोग 15 महिला है सर, तो उतना हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा है सर। तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग आवंटन बढ़ाना चाहते हैं सर। बताइए डीसी सब क्या है उनकी? इसमें सर ये लोग मेरे पास आया था, तो हमने कहा कि दुकान क्योंकि अभी 1 नेशन में राशन है, हम किसी को आपके पास कार्ड दे सकते हैं, आप किसी का लाभुक को अपनी तरफ लाइए, उसका आवेदन दे दें, हम आपका कर देंगे। ये लोग आवेदन अपने से ला नहीं पाए, हमको बोला कि आप काट के दे दीजिए। हमने किसी को काट के तो हम दे नहीं सकते हैं, अपना आवेदन दीजिए, किसी का अपना व्यवहार ठीक रखे, सब कुछ। डीएसओ साहब क्या कर रहे हैं आप समझ रही हैं? तो आपको कहना है कुछ? जी कहना है सर, जैसे कि हम लोग का सब जेंट्स लोग का दुकान है सर, तो जेंट्स लोग का दुकान है सर, तो जो भी लाभुक लोग करवाएगा सर मेरे पास, तो वो लोग से हम मतलब जो हमारे पास लेना चाहेगा, वो चाहता है उसका ऑनलाइन पहले से है सर। नहीं, पहले से है तो डीएसओ साहब का कहना है कि किसी का नाम काटकर आपके यहाँ नहीं जोड़ा जा सकता है ना। अगर कोई नए लोग आपके यहाँ लेना चाहें तो वो ये डीएसओ साहब किसी को कह नहीं सकते हैं ना कि नहीं तुम वहां से नहीं यहाँ से लो। आपका आवंटन बढ़ाने के लिए किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है ना। नहीं सर। तो आपका भरण पोषण नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत है तो इसमें डीएसओ साहब तो जिम्मेवार है नहीं, राज्य सरकार तो जिम्मेवार है नहीं। तो बिना 1 कार्ड 1 नेशन है, इसमें कोई भी लाभुक आपके यहाँ से लेने का आवेदन दे सकता है। आवेदन अगर देगा तो स्वाभाविक आपका आवंटन बढ़ेगा, लाभुकों की संख्या बढ़ेगी आपके यहाँ, तो आपके आवंटन की मात्रा बढ़ जाएगी। जी सर। तो इसलिए इसमें आपको कोई मदद नहीं की जा सकती है। बिना ऑनलाइन का कोई मदद नहीं होगा सर। ऑनलाइन का मतलब है प्लस विषय यहाँ ऑनलाइन का नहीं है। विषय ऐसे है, अगर हम आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाएं, आपके घर में अगर 5 लोग हैं, सरकार ने तय किया है कि 5 लोगों को 5-5 किलो अनाज देंगे, तो 25 किलो आपके घर में चावल आना है। आप अचानक कहेंगे कि हमको 45 किलो अनाज दिया जाए, तो सरकार तो आपसे यही कहेगी ना 4 और लोग होने का प्रमाण दीजिए, तब ना 9-45 होगा। 45 किलो तो तब मिलेगा ना जब परिवार में 9 लोग होंगे। वही डीएसओ साहब आपको कह रहे हैं कि आपके यहाँ लाभुकों की संख्या बढ़ जाने का प्रमाण अगर होगा तो आपके आवंटन की मात्रा बढ़ेगी।
जी सर। बिना लाभुकों की संख्या बढ़े आवंटन की मात्रा नहीं बढ़ सकती है। जी हम 5 तारीख को डीएसओ सर के पास आए थे सर। हाँ। हमको आश्वासन दिए कि जितना लाभुक अगर आपके पास ले सकते हैं लेगा तो आप आवेदन कीजिए। वही बात तो हम भी कर रहे हैं, जो डीएसओ साहब ने कहा वही चीज हम कर रहे हैं। डीएसओ साहब तो अब भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं कि आपको लाभुकों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके आवंटन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? ठीक। और कोई नए लोग आए हैं, बताइए। हाँ, मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सिंह है सर। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर का प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ सर। तो हम लोग का सर स्कूल थोड़ा दिक्कत होता है चलाने में सर। क्या दिक्कत होता है? सर एमडीएम का जो है ना सर, हम लोग का मिलता है 6 रुपया अंडा में सर, फलोई में, और हम लोग को 7 रुपया कुछ पैसा में मिलता है अंडा सर। उसमें थोड़ा दिक्कत होता है सर। तो अंडा उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग या राशि दे रहे हैं? हम लोग सर राशि देते हैं एसएमसी को, विद्यालय प्रबंधन समिति को, और यहाँ अध्यक्ष समिति का संचालन करते हैं जो अंडा यही लोग करते हैं। तो केवल आप ही की जगह अंडा, ये तो फिर शिकायत पूरे राज्य भर से आनी चाहिए थी, जो शिकायत आपकी व्यक्तिगत शिकायत है। नहीं सर, पर अंडे की कीमत केवल जामताड़ा में ज्यादा है क्या? नहीं सर, ऐसी बात ना, 7 रुपया कुछ पैसा हम लोग को मिलता है अंडा सर, और हम लोग को 6 रुपया की दर से मिलता है सर। क्या? पैसा 6 रुपया ही दिया गया। तो अंडे की कीमत 7 रुपए है। जो खरीदते हैं सर, कैसे खरीदते हैं नहीं पता, हम लोग तो खरीदते नहीं, पैसा देते हैं। 7 रुपया 15 पैसा की दर से मिलता है हम लोग को सर। नहीं, इसका तो कोई, अगर इनकी बात वाजिब है तो इसका तो कोई समाधान निकलना चाहिए ना। अभी जो अंडे का रेट बढ़ता है सर, तो जाड़ा में स्वाभाविक है कि अंडे का रेट बढ़ जाए। नहीं, स्वाभाविक है तो ये भी तो स्वाभाविक है कि अंडा बच्चों को मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये स्वाभाविक है तो ये भी तो स्वाभाविक है कि बच्चों को अंडा मिलना बंद हो जाएगा। तो इस स्वाभाविकता को तो खत्म करना होगा ना। रेट का डिफरेंस को नहीं, तो ये तो हम लोग कहते हैं सर कि आप लोग थोक में खरीद लीजिए तो वहाँ पर कुछ कम तो सर ज्यादा दिन हो जाने के वो भी बेकार हो जाता है ना सर। एक बार खरीदेंगे तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं सर। इसका क्या समाधान है? स्टेट में हम लोग बात रखे हैं सर, उन्होंने कहा कि ठीक है रिवाइज कर दिया जाएगा, बुकिंग कॉस्ट की राशि। ये आपने जो बात कही, ये आप लिख के दे सकते हैं क्या? सर दिए हुए लिखे सर। ठीक। ठीक है। और एक सर कम है सर, हाँ। ये हम लोग को राशि जो मिलता है ना सर चलाने के लिए से, वो भी थोड़ा लेट से मिलता है सर। 2 महीना 3 महीना के बाद मिलता है सर। तो ये मतलब उसमें थोड़ा आंगनबाड़ी वाली स्थिति मिड डे मील भी शुरू हो गई। हाँ सर, अभी मिड डे मील बुकिंग कॉस्ट की राशि सर हमें दिसंबर तक की प्राप्त हुई है। दिसंबर तक हमने अवेलेबल करा दिया है। जनवरी फरवरी में इन लोग उधारी पर अभी चल रहा है सर। अध्यक्ष जो है मैंने मिड डे मील भी उधारी पे चल रहा है। नहीं सर, बहुत दिक्कत। दुकानदार सर हम लोग लेते हैं ना सर, एकदम देना नहीं खोजा, बहुत हम लोग ही करके लेते सर। कितना हम लोग ही करेंगे सर। और हेड मास्टर साहब तो बोलता है आप लोग चलाते हैं। ये देखिए डीएससी साहब, ऐसा है कि आयोग सिर्फ जनता के लिए ही नहीं है, अधिकारियों के लिए भी है। आप लोगों को देखिए, जब आयोग के पास शिकायत आती है तो आयोग के सामने सिर्फ और सिर्फ शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता होता है। तब अधिकारी निशाने पे होते हैं, तब जब अधिकारी अपनी बात आयोग तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर हम यहाँ आए हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कुछ जेन्युइन शिकायतें हैं जिस शिकायत से आप भी सहमत हैं। तो आप लोग भी समय समय पर आयोग को लिख कर दें कि सर ये परेशानी आ रही है, ये तकनीकी दिक्कत आ रही है, ताकि हम राज्य सरकार को पत्राचार करके संबंधित, क्योंकि राज्य सरकार हमको भी वेतन दे रही है, हम भी फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। और हमको वेतन इसलिए दे रही है राज्य सरकार कि हम अधिकारी और लोगों के फीडबैक के आधार पर एक पॉलिसी कंसल्टेंसी दे पाए कि ये चीज हो रहा है, इसमें ये सुधार अपेक्षित है। तो हम सुधार अपेक्षित है वो तब बता सकते हैं जब समस्याएं हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी। इसीलिए आप लोग भी, जैसे आपने अभी ये माना कि हाँ सर अंडे का रेट ठंड में बढ़ जाता है तो उस रेट पे नहीं मिल सकता है,
अगर ये आयोग के संज्ञान में पहले बात दी गई होती तो हम हो सकता है विभाग से, क्योंकि विभाग जब 6 रुपए दे रहा है तो 1 रुपए और विभाग नहीं देगा या नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विभाग या राज्य सरकार का मकसद है कि बच्चों को अंडे मिले, तो अंडे अगर नहीं मिल रहे हैं तो राज्य सरकार उसकी रास्ता तलाशेगी ना। तो इसलिए ये बातें आप लोग संज्ञान में लाएं, आप बताएं, ताकि राज्य सरकार को हम आग्रह पत्र कर पाए, हम उनको पॉलिसी मेकिंग में अपना इनपुट दे पाए, ताकि उनके पास भी रियलिटी अगर सामने आएंगी तो वो भी नीतियों में सुधार करेंगे। ठीक है, आपकी बात से सहमत है? ठीक है सर। और बताइए, और है कोई? तुम बेटा, तुम्हारा कोई शिकायत है? उनको दे दीजिए बच्ची को। मैं रत्ना भट्टाचार्य सर, मैं ना तो मुझे मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, मुझे सावित्री बाई नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? सावित्री बाई। सावित्री बाई, हाँ। सभी को मिल गया, सिर्फ मेरा ही नहीं मिला है पैसा। क्या बताइए? वैसे बेटा ये एनएफएसए से नहीं है, खाद्य आयोग का विषय नहीं है, फिर भी तुम आ गई हो तो डीएससी साहब बता देंगे। हाँ, अच्छा देख लीजिएगा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो संभव है कर दीजिएगा। अगर राज्य सरकार की योजनाएं हैं तो लाभ मिल जाए। ये तुम्हारा आवेदन है? ठीक है बेटा, हम दे दिए मैडम, देखेंगे जो कर सकते हैं मैडम, मदद करेंगे। और हैं कोई? और हैं? हाँ सर। हाँ बोलो। मेरा नाम सम्मा परवीन है। हाँ बोलो। मेरा मतलब कि लास्ट जो बचा हुआ है आंगनबाड़ी से जो पैसा मिलता है वो लास्ट किस्तें अभी तक नहीं मिला है। बताइए डीएसओ मैडम। सर ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम है, 3 किस्त में पैसा मिलता है, तो 2 किस्त इनको मिल गया। थर्ड वाला किस्त जो है वो बच्चा जब पेंटासी हो जाता है ना उसके बाद मिलता है, तो ये सब कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं होता है, तो कर दिया गया था। हो जाएगा, मिल जाएगा। मैडम को जो करना था मैडम करती हैं, थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक। बच्चे में शादी हो जाती है, क्या है? अच्छा, स्कूल से हाँ वो ठीक है, ये बात संज्ञान में आ गई है, पहले लोगों ने लिख के दिया है। ये इनका ये जिला स्तर के अधिकारियों से समाधान नहीं है संभव, ये राज्य स्तर पर हम सरकार को लिखेंगे और उसमें जो समाधान हो सकता है निकालने की कोशिश की जाएगी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अधिकारी आपका पैसा खा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको 10 महीने का ही भुगतान का प्रावधान है, इसलिए 10 महीने का मिल रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये हो गया अधिकारी 2 महीने का खा जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये दुविधा निकाल लीजिए। राज्य सरकार ही 10 महीने की राशि दे रही है, इसलिए आप लोगों को 10 महीने का मिल रहा है। 12 महीना काम करती है तो राज्य सरकार को आयोग लिखेगा पत्र कि आप लोगों को 12 महीना अगर काम करती है तो 12 महीना मिल, क्योंकि 12 महीने में तो छुट्टियां भी तो होती होंगी, तो फिर तो वो जब छुट्टी होती है तो फिर 12 महीने का आपको क्यों मिलेगा? जब आपको खाना बनाएंगी तब ना मिलेगा। तो आप 2 महीने तो नहीं बनाती हैं, तो फिर आपको उस 2 महीने का क्यों मिलेगा? जी फायदा नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत ये है कि किसी को जब गाड़ी में ट्रेन में भीड़ होती है, हेलो, आपको कुछ तो पैसा मिल रहा है ना, कुछ तो पैसा मिल रहा है ना। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है,
बहुत लोग तो ऐसे हैं ना जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ तो मिल रहा है ना। और ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपको कम मिल रहा है। राज्य भर के जितने रसोइये हैं उनको एक ही राशि दी जा रही है जितनी आपको दी जा रही है। 10 महीने की राशि इसलिए दी जा रही है कि 10 महीने स्कूल चलता है, और हमको लग रहा है 2 महीने से ज्यादा छुट्टी होती होगी, तो भी 10 महीने दिया जा रहा है, तो काम से तो अधिक वेतन दिया जा रहा है, तो भी तो मतलब 2 महीने से तो गर्मी छुट्टी तो हमको लग रहा है कि छुट्टियां सब मिला के 2 महीने से ज्यादा की छुट्टियां होती होंगी। तो आपको जितना काम करती हैं उतना का ही तो सरकार पैसे देगी ना, तो फिर क्या शिकायत है आपकी? बोलिए माता जी। 2000 महीना में देता है तो मैं बच्चा लोग के खिलाएगी ना हम खिलाएंगे। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें जिले के अधिकारी क्या कर सकते हैं? ये तो राज्य सरकार का निर्णय है ना। तो राज्य सरकार तक हम आपकी बात पहुंचा देंगे, राज्य सरकार तय करेंगी कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, या राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। हम आपकी बात राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक बोलना है जी। हम संजू जी का है स्कूल का सर। हम लोग दिन भर ड्यूटी करते हैं, 9 बजे जाते हैं और 3 बजे घर आते हैं, तो हम लोगों को भी कुछ मायने दिया जाए सर। नहीं, ये तो राज्य सरकार तय करेगी ना। आप अपनी बात लिख के दे दीजिए, और हम ये तो लिखे नहीं है, लेकिन हम आप लिख के आयोग को दे दीजिए। हम ये अधिकार क्षेत्र में, आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। हम आपकी बात, हम एक डाकिया की भूमिका निभा सकते हैं कि आपने चिट्ठी हमको दीजिएगा, हम चिट्ठी फॉरवर्ड कर देंगे राज्य सरकार को। ठीक है सर। ये आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। हाँ, हम आपकी बात राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे। ठीक है। निर्णय राज्य सरकार को लेना है, राज्य सरकार जो भी उचित समझेगी निर्णय लेगी। ठीक, ठीक। और कोई है? और है कोई? बाहर है कोई क्या? और कोई है वाले? जिनका हो गया वो चले जाइए, नए लोगों को जगह दे दीजिए। जी बाबा बोलिए। सर, हमारे जिला में दिसंबर का जो है पीएमजेवाई का सर 115 आदमी का जो है अनाज जो है नहीं हो पाया। इसका हम लोग लिखित में दिए हुए हैं कि इसका सामंजस्य कैसे होगा सर। अभी तक उसकी सुनवाई नहीं। हाँ, DSO साहब बताइए। सर को बताया कि दिसंबर जो सर हमारा अक्टूबर का जो हमारा अगस्त 2022 का खजान सर, जो अवधि आवंटन नहीं, खजान नहीं होने के कारण FCI से सर अवधि विस्तार अवधि में हमको सर अक्टूबर में मिला सर, जिसके बारे में सर जो बोले थे हमको 4923 क्विंटल सर, इसके बारे में राज्य सरकार को लिखे मुझे भी बार नहीं, इनके लिए क्या समाधान है? इनको आप कैसे आश्वस्त करेंगे? जो बाबा आए हैं इनका, ये डीलर हैं। अच्छा, इसको तो हम लोग बार तो पूरा राज्य सरकार ने बोला कि हम लोग केंद्र सरकार को लिख दिए हैं, इस संबंध में हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे। वो कैसे होगा? इन्होंने पत्राचार किया है, राज्य सरकार इनको जो भी निर्देश देती है ये पालन करेंगे उसका। और सर डिमांड हम लोगों का है, अभी नई खाद्य नीति जो बनी, अब उसमें सर हम लोगों को जो है ना फ्री में राशन बांटना है। पहले तो हम लोग NFSA का 1 रुपया करके लेते थे और PMJY का फ्री देते थे, परंतु जो है ना फ्री सरबंद कर दिया गया PMJY का, और NFSA को जो है फ्री में कर दिया गया। आज हम लोग सर जनवरी फरवरी 2 माह जो है माल वितरण कर चुके हैं, किंतु कमीशन का राशि नहीं आ रहा है। गरीब दुकानदार सब है सर। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को आवंटन के साथ जो है हमारा कमीशन भी जो है फ्रीज कर दिया जाए, ताकि दुकानदारों को जो है समस्या नहीं हो सके। हम आपसे सहमत हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इस पर माननीय मंत्री जी और विभागीय माननीय मंत्री जी और विभागीय सचिव इस पर विचार शुरू कर चुके हैं। मेरे ख्याल से कोई निर्णय लिया जा चुका होगा, इसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। जितने चिंतित आप हैं उतने चिंतित राज्य सरकार भी है, क्योंकि जब कोई भी चीज नहीं होती है तो समस्याएं आती हैं और समय के साथ समाधान निकल जाता है। और आप अकेले डीलर नहीं है, राज्य भर के जितने डीलर हैं उन सबकी ये समस्या है।
तो राज्य सरकार इस बात के प्रति गंभीर है, चिंतित है, इसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि ये फ्री में देना भी एक नया निर्णय है। नए निर्णय के साथ नई चुनौतियां आई हैं, इसका भी समाधान निकल जाएगा। आप लोग आश्वस्त रहें, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की चिंता, आप भी इसी राज्य के वासी हैं, तो जितनी लाभुकों की चिंता है उतनी डीलर की भी चिंता है सरकार को। सरकार उसका रास्ता तलाश रही है, उसका कोई न कोई समाधान निकलेगा, आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा दिन राज्य सरकार को सहयोग करें। और सर दूसरा है कि हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो राशन वितरण किए हैं सर, उसमें जो है हम लोगों को मात्र इधर 4 महीने का जो है ना भुगतान हुआ है, बाकी जो है ना 8-9 महीने का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है सर। इसको भी भुगतान कराने का कष्ट दिया। राशन नहीं, ठीक है, आवंटन मांगे हैं, मिल जाएगा आप लोगों को। और सर कोरोना काल में जो गनी जूट बोरा का जो हम लोग खाली बोरा दिए थे 22.5 रुपया के हिसाब से हम लोगों को बोला था कि दिया जाएगा भुगतान सर, किंतु खाली बोरा जो हम लोग दिए हैं अभी तक 1 पैसा भी। ये देखिए, ये इसकी समाधान कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा है बाबा, आप आ गए हैं, आपके उम्र के लिहाज से हम आपकी समस्या सुन रहे हैं। खाद्य आयोग की ये जिम्मेवारी नहीं है बोरा का दिलवाना, बोरा का हिसाब दिलवाना, ये खाद्य आयोग का न काम है, न मेरी अधिकार क्षेत्र में आता है। आप वृद्ध हैं, आपके उम्र का लिहाज करते हुए हम आपकी बात डीएसओ साहब से आग्रह कर रहे हैं, आपकी चिंताओं से आपको ये मुक्त करें। आप अकेले बैठकर समस्या कर लीजिए। खाद्य आयोग की जिम्मेवारी है लाभुकों को लाभ पहुंचाना। आपके उम्र का लिहाज करते हुए हम आपकी समस्याएं सुन रहे हैं। आपकी जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं वो डीएसओ साहब से मिल लीजिए, मिलकर आपके जो भी समाधान होगा ये समाधान उपलब्ध करा देंगे। और सर एक अंतिम समस्या हम लोगों का है, अभी जो वे मशीन दिया गया है सर, और वे मशीन को जो है ई पॉस मशीन के जोड़ने के बाद अभी तक हम लोगों का सर 8 साल हो गया, 7 साल, वो जो है 2G में ही मशीन चल रहा है। नहीं, 2G का समाधान निकाला जा रहा है, विभागीय सचिव से बात हुई है, वो इसके रास्ते तलाश रही है। कोई भी देखिए, कोई भी चीजें रातों रात नहीं हो जाती है। कोई भी नई चीज जब शुरू होती है, नई मशीन आती है तो दिक्कत आती है। शुरू में कंप्यूटर आया था तो सब लोग जानते थे क्या, अब तो छोटा छोटा बच्चा भी लैपटॉप चलाता है। जब शुरू आया था तो ट्रेंड लोग ही चला पाते थे। तो कोई भी चीजें आती हैं तो समय लगता है, इंतजार कीजिए। वो उसमें विभागीय सचिव महोदया से भी मेरी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। इसको अपग्रेड करने के लिए जो भी रास्ते निकाले जा सकते हैं निकाला जा रहा है और जल्दी समाधान होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। और तो कोई नहीं है बाहर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।